4 बजे हम चाय लेंगे और वो छोटे वाले मग में लाना। उनको नहीं है। जी, जो लोग आ रहे हैं और जो आ गए हैं उनको मेरा नमस्कार। पढ़ती जाओ। वंदना गुप्ता, नमस्ते आपका स्वागत है। दूसरा कौन वाजदा? नहीं, वंदना गुप्ता, आपका स्वागत है। उनका स्वागत है। बेनजीर सिद्दीकी, बेनज़ीर तुम भी आ गई। ज्योतिष जोशी स्वागत। अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, सत्यम मिश्रा, प्रणाम। स्वागत मेरी आवाज़ आ रही है? है। उदय भानु पांडे, हम्म, जी मैम सब ठीक है। सुबह हम्म। अब जब तुम कहोगे तो मैं बोलना शुरू करूँगी। मीनाक्षी स्वामी, हेलो मीनाक्षी। हाँ, हेलो सुधा। उनका कौन सा मतलब है जी? आराम किया जा सकता है। अच्छा, तो मैं आराम करती हूँ। 13 लोग हो गए। हम्म? 13 लोग हो गए। एक तो जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग शामिल होने वाले हैं उन सबको मेरा प्यार, आदर और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बिज़ी शेड्यूल में आदमी निकल के आता है, दूसरे को सुनता है। और अर्पण से बहुत पुराना मेरा सिलसिला चल रहा था, अभी नहीं तब, अभी नहीं तब, लेकिन बहरहाल एक वक्त आ गया जब हम अपनी पहली नॉवेल के ऊपर बोलने जा रहे हैं। दरअसल ये नॉवेल मेरा नॉवेल के लिहाज से तो ये पहला है, लेकिन मेरी पहली किताब जो थी, जो छप के आई है, जो साहिब किताब मैं कहलाऊँगी, तो वो दरअसल है क़िस्सा जाम का। वो खुरासान की लोक कथाएँ हैं जिनका मैंने अनुवाद पहली यात्रा के बाद किया था ईरान से आके। और दूसरी मेरी जो किताब थी और जिसको कहेंगे कहानी संग्रह, वो आया था उसके बाद, और वो पहला कहानी संग्रह था मेरा, वो भी ईरान के ऊपर था। और वो शाह के दौर की सारी कहानियाँ थीं और उसको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और यहाँ तक 2-3 पब्लिशर चाह रहे थे कि वो छापें, और नहीं तो हम छापेंगे, नहीं तो कोई और। तो ये भी एक तरह का बहुत ही खूबसूरत एहसास उस वक्त था। अब जब आया 7 नदियाँ एक समुंदर का सिलसिला, तो ट्रेजडी शुरू हुई। सबसे पहले तो ये था कि श्रीपत राय जी इसको छापना चाहते थे, 7 नदियाँ एक समुंदर को। उन्होंने पढ़ा भी था, पसंद भी आया था, लेकिन सडनली हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सरस्वती प्रेस बंद होने वाला हो गया। तो अब ये हुआ कि ये कौन छापे।
और उसके बाद जो है वो कई तरह की परेशानियों के बाद ये छपा। फिर अभिव्यंजना में छपा, पहली मर्तबा श्रीपत जी के कहने ही से छपा। और उसके बाद ये एक दूसरी जगह छपा, फिर तीसरी बार वाणी के पास आया। तो ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हर किताब की एक नियति रहती है, एक सिलसिला रहता है, और हर किताब का एक तजर्बा रहता है जो दूसरी किताब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। और ये वो दौर था जब मैं उपन्यास लिख रही थी। ये 1982 के बाद का वक्त था जब मैंने लिखना शुरू किया था नावल। और नावल लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं कुछ लिख रही थी। और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल और दिमाग से बहुत ही, जिसे कहते हैं, दबाव, तनाव और परेशानी से भरा हुआ वक्त था। मेरे एडमिशन का प्रॉब्लम जेएनयू में 9 महीने तक चला। उसके बाद मेरी बहुत सारी किताबों के सेल के ऊपर परेशानियां हुई। मेरे इनाम मिला और फिर वापस ले लिया गया। तो पहली मर्तबा ये महसूस हुआ कि अब आपकी आजमाइश की घड़ी है, तारीफ़ का दौर ख़त्म हो गया है। अब आपको लोग संजीदगी से ले रहे हैं और आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे बिना किसी रिएक्शन और बिना किसी की बुराई किए हुए अपने को संभालना और समझना होगा कि मैं कैसे अपने को रखूं और क्या चीज़ पेश करूं। इसको जब बहिश्त ज़हरा के नाम से मैंने इसको रखा था तो उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि जिस वक्त मैं ईरान पहली बार गई थी तो बहिश्त ज़हरा भी गई, और वहाँ का हुस्न देख के पहली ख्वाहिश ये हुई काश मैं यहाँ दफन हो सकती। क्योंकि हम लोगों के जो कब्रिस्तान हैं वो बड़े वीरान होते हैं, उजाड़ होते हैं। और बहुत कुछ हुआ तो आप किसी फिल्म का अगर देखिए तो पुराने कब्रिस्तान है जिसमें बहुत घने पेड़ होते हैं, साएदार, और कब्रिस्तानों के लिए खुसूसी पेड़ भी होते हैं। तो धीरे धीरे करके वो संवेदनाएं जो हैं वो बदलने लगीं और लोग ऐसे ही वीराने में कब्रें बनाने लगे। तो मैंने वीरान कब्र देखी, वीरान कब्रिस्तान देखा। तो ईरान के कब्रिस्तान पे वहाँ बैठ के बड़ी देर तक सोचती रही, इतनी खूबसूरत जगह पे मरना कितना हसीन लगेगा कि केने की क्यारियाँ हैं और घने पेड़ हैं और नीला आसमान है, काशीकारी है, वगैरह वगैरह। तो जब खुमैनी साहब रेवोल्यूशन में आए और बहुत बड़ी मार काट हुई और देखा वही कब्रिस्तान धूल से भरा रहता था, हर वक्त कब्र खुदती रहती थी, उसकी 2 वजह थी। एक रेवोल्यूशन था और दूसरा ईरान इराक वॉर थी। और एक अजीब आलम था, लोग रो रहे हैं। और वहाँ पे एक रस्म है कि कब्र के ऊपर बैठ के माँ बहन या कोई भी रिश्तेदार उसको धोता है। पक्की कब्र एक स्लैब की तरह होती है और उसके सरहाने खुदवा लगा रहता है, और उस पर उन लोग फल वल कभी नमाज पढ़ते हैं, कुछ ऐसा एहसास देते हैं कि नीचे वाला जो रिश्तेदार है वो आप उसके साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये भी चीज़ बड़ी मुझे रोमांटिक और बड़ी खूबसूरत सी लगी थी। अब जो कब्रिस्तान देखा तो एकदम कब्र पे कब्र बन रही है और बनती चली जा रही है। और खुमैनी साहब का जो जहाज़ आया था पेरिस से, पत्रकारों, एकदम नए तरह के पत्रकारों के साथ भरा हुआ, नए नेता उसमें सवार थे। वो इराक़ से पेरिस आया, वहाँ वो ठहरे और पेरिस से फिर वो सीधे हेलीकॉप्टर से कब्रिस्तान में उन लोगों को नमाज जनाजा देने के लिए और शहीदों को अक़ीदत देने के लिए रुके। तो जब इसका नाम का सवाल हुआ तो मुझे लगा कि बहिश्त ज़हरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्रिस्तान एक फ़लसफ़ा है, कब्रिस्तान एक रिश्ता है, कब्रिस्तान एक वजूद है जो आपको बताता है यहाँ आपका कोई दफन है। आप उसको विज़िट देते हैं तो वो जो दर्शन है वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो जानते हैं उसके बारे में या जीते हैं। अक्सर लोग जो हैं बूढ़े माँ बाप, उनकी तो तफरीह का एक सामान हो जाता है गम बांटना, कि वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, बच्चों की कब्र पे बैठ जाते हैं और जिसे कहते हैं हर तरह की बातें और गुफ्तगू होती रहती हैं। तो
जब ये छपने वाली थी और ये महीप सिंह साहब के पास नॉवेल गया, तो ये नॉवेल पढ़ के उन्हें खुशी तो बहुत हुई कि इतना बड़ा नॉवेल उनको मिल रहा है ईरान के रेवोल्यूशन पे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस नाम को नहीं कर पाऊँगा, नहीं इस्टेब्लिश कर पाऊँगा। और उस वक्त सब ने कहा नहीं नहीं, वो देखो छपना ज़रूरी है ऐसा। और मैं कुढ़ के रह गई थी। इसका नाम हुआ 7 नदियाँ एक समुंदर। अब शुरू हुआ एक दूसरी ट्रेजडी और दुखों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। मोहम्मद हसन साहब उर्दू के बहुत ही बड़े क्रिटिक और बहुत ही अच्छे कहानीकार थे और जेएनयू में प्रोफेसर थे। और इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हमारी राष्ट्रपति भवन में हुई, क्योंकि उस ज़माने में चाय पे टीचर्स को बुलाया जाता था और उनकी वाइफ को भी। तो उन्होंने कहा क्या बाजारी नाम आपने रखा, 7 नदियाँ एक समुंदर, बहिश्त ज़हरा कहाँ चला गया। वो पहला धक्का था। फिर मालूम हुआ कि कृष्णा सोपती जी ने मेरे ऊपर हम हशमत लिखा और आखिर में एक कील ठोक दी कि किसी भी कृति का जो नाम होता है वो उसकी पहचान होता है, और ये नाम बदल दिया गया। दूसरा धक्का लगा। अब तो ये है कि जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट मुझे किया था कि हाँ नाम बदल लो, इसमें कुछ नहीं, चीज़ें बिकनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए, उन लोगों ने एक एक करके, इवन श्रीपत जी ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी गलती थी कि जब लोग कह रहे थे तो मैंने कहा बदल दो। ये दरअसल बहिश्ते ज़हरे ही नॉवेल है। ये कांटा चुभा रहा और मैं बार बार सोचती रही कि इसको बदलना है। जब ये किताब वाणी के पास आई तो उस वक्त जो थे वो अश्क जी के बेटे वहाँ पे थे, और उनसे मैंने वही जिक्र किया कि भाई क्या हो सकता है ऐसा। तो नीलाभ ने कहा रे आपका नॉवेल, आप जो चाहें करें। ठीक है, नाम बदल गया। लेकिन नाम बदलने से पहले मैंने सब लोगों से बात किया तो सभी ने मना किया। केदारनाथ सिंह साहब से अक्सर बात होती थी, घर भी आते थे, तो उन्होंने कहा देखो जो साहित्य कृति साहित्य की तारीख में दर्ज हो जाती है उसमें कोई रद्दोबदल या नाम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अब क्या कहना चाहिए, मेरी दीवानगी की मैंने वो हरकत की और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया बहिश्ते ज़हरा में और 7 नदियाँ एक समुंदर में, क्योंकि 7 नदियाँ एक समुंदर बेतहाशा लोगों को पसंद आया कि ये नाम है। अब जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि आपकी वो नॉवेल नहीं मिल रही, तब बताना पड़ता है। तो अब कभी कभी ख्याल आता है फिर लौट चलो उसी नाम के ऊपर, क्योंकि वो नाम दर्ज है। और जब अर्पण ने कहा कि आपकी ये किताब इस नाम से नहीं है, हर जगह जो है वो 7 नदियाँ एक समुंदर है, तो बहरहाल राइटर के दुख, राइटर की बेचैनी, राइटर की परेशानियाँ, ये सब लोग जो हैं वो जानते हैं कि आदमी किस किस द्वंद से निकलता है। अब तीसरी परेशानी जो मुझे हुई, कभी मैंने सोचा नहीं था कि उर्दू में मेरा ये नॉवेल आ जाएगा। उर्दू में जब नॉवेल आया तो बहिश्ते ज़हरा नाम से आया, तब बेचैनी और बढ़ गई कि अरे मुझे बदलना ही नहीं चाहिए था, केदारनाथ जी ने मना किया था, ये कैसा हो गया। बहरहाल तो इस वक्त मेरे दाएं बाएं वो दोनों किताबें हैं, और आपने जो अर्पण की तरफ से दावतनामा कबूल किया उसमें भी मेरी ये 2 किताबों के कवर हैं और 2 नाम हैं। अब मैं चलती हूँ कि मैंने क्यों क्या नॉवेल लिखना सोच के लिखा था, तो मैं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि मैं लगातार यात्रा कर रही थी और आखिरी यात्रा जो थी वो बहुत ही तकलीफ़ से भरी हुई थी, क्योंकि उसमें मैं जंग के मैदान भी देख रही थी, बम्बारमेंट से मोहल्ले बर्बाद होते देख रही थी, अपने दोस्तों को खोते देख रही थी, और एक बहुत बड़ा जो कम्युनिस्ट और मुजाहिदीन मूवमेंट था उसको तबाह होते देख रही थी। क्योंकि जो पहले प्लेटफॉर्म था उसमें सभी लोग इकट्ठा खड़े होके शाह के खिलाफ हो गए थे, और जब चीज़ें आई कि सत्ता में कौन आएगा, तब चीज़ों का मूड बदलने लगा। कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो थे वो आपस में सत्ता की होड़ में लग गए। जो इस्लामिक ग्रुप थे उन्होंने कहा मैंने इतना 100 साल लड़ा, तंबाकू मूवमेंट से लेके अब तक हम लोग कितना हमने सहा, तो हमें मिलना चाहिए। उसमें गर्म दल नरम दल हो गए,
और जो टारगेट हुई, मारकाट की बात हुई इस सारी चीज़ों में, वैचारिक तो थी ही, लेकिन उसके साथ कम्युनिस्ट ग्रुपों में बहुत ज़्यादा हुई और फिर इस्लामिक और कम्युनिस्ट और मुजाहिदीनों में हुई। अब जिसके हाथ में पावर होता है वो बड़ी आसानी से चीज़ों को तबाह करने लगता है, क्योंकि उसको बताना पड़ता है कि ये हमारी पहचान है और हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने देश को चला सकते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे जो है चीज़ें ख़त्म होने लगीं। इस नॉवेल में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उस दौर की हैं, यानी जो मैंने 5 साल ईरान को जिया, देखा, पढ़ा और उसके ऊपर शोध किया, अनुवाद किए। लेकिन इसके साथ ही 5 साल सिर्फ नहीं है, इसमें 500 साल की तारीख तरतीब के साथ नहीं है, लेकिन जुमलों के साथ लगातार झांकती रहती है। तो जो लोगों ने को इस एरिया से मोहब्बत है, या जो लोग इस एरिया को जानते हैं या इंडो ईरानियन कल्चर एंड लिटरेचर पर काम करते हैं, उन्हें ये बहुत ही गहरी कृति लगी थी, जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं बिल्कुल मासूम और एकदम ही जिसे कहते हैं बस मैं लिख रही थी। मुझे इस सब की कोई एहसास नहीं था मैंने क्या काम कर डाला, क्या नहीं किया। लेकिन जिस तरह से लोगों ने पढ़ा, अप्रिशिएट किया, उनका बैकग्राउंड ये था। और अपने ज़माने का ये बहुत बड़ा एक इनकलाब था जो साम्राज्य के ख़िलाफ़ था और शहनशाहियत के ख़िलाफ़ था और बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ था, दौलत के बंटवारे के ख़िलाफ़ था। औरत अपनी तरह से बहुत ज़्यादा एडवांस औरतों से डरने लगी थी, दूसरी तरह की औरतें बहुत तरह का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जिसे कहते हैं लिखने पढ़ने की आज़ादी का ये इनकलाब एक साथ ज़मीन से उठा और ज्वालामुखी बन गया। उसमें मैं जो थी पहुंची हुई थी सिर्फ शाहनामे पे काम करने, क्योंकि मुझे मेरे अंदर का जो बचपना है और मैं बच्चों की जो राइटर हूँ उसमें मुझे रुस्तम हीरो लगे थे। और मुझे लगा था कि अगर ईरान इसको, मेरे प्रोजेक्ट को कबूल कर लेगा तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें निकल के आएंगी। और मैंने जब इनकलाब देखा तो मानी बात है कि मेरे जहन में चीन की लड़ाई थी, पाकिस्तान की लड़ाई थी और इन जो बंटवारा था उसके दुख दर्द थे, तो एकदम से मेरा जुड़ाव हो गया। और जो पहली खेप में यात्रा में जो लोग मुझसे मिले थे, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब डिवोटेड इनकलाबी हैं जो शेर व शायरी में अपने को छुपाए हैं। उनके चेहरे खुलने लगे और मुझे लगा कि बेहद प्योर किस्म के और खरे राइटर्स के बीच में मेरी दोस्तियां डेवलप हो गई हैं हर एक से। अब ये जो मैंने उठाया है, ये बहिश्ते ज़हरा और 7 नदियाँ एक समुंदर, तो इसका जो सिलसिला है वो एक तारीख़ बन के रह गया है। अब मैं इतनी दूर से देख के कह सकती हूँ, उस वक्त तो जो मैं देख रही थी वो लिख रही थी। लोग कहते हैं कि यादों में बसा हुआ जो सिलसिला होता है वो बड़ी खूबसूरती से आपके पन्नों पे निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी अगर न लिखी जाएं तो यादों के सहारे धुंधला जाती हैं। उसमें जज्बात तो आता है, फैक्ट्स नहीं आते हैं, वो डायलॉग शब्द नहीं आते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहे कि अब आप ज़रा ईरान को यादों के सहारे उस दौर को लिखिए, तो मुझे लगता है कहीं पे बहुत सारी मिस्टेक्स मैं करूँगी और वो कुछ चीज़ों की संवेदना को पकड़ने की मुझसे भूल भी हो सकती है। और जिस तरह की मेरी पुख्ता थिंकिंग हो गई है उसमें एक दूसरी तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे। तो ये मैं मान के चलती हूँ जो मैंने लिखा उसमें ना तो मैं कोई तब्दीली कर सकती हूँ और ना मैं उसको बदलने की कोशिश करूँगी। ये वो दौर था जब धीरे धीरे ईरान का चेहरा साफ नज़र आने लगा था और वहाँ की लोगों की जो बेचैनी थी, बेकरारी थी और परेशानी थी, उसने मुझे खुद बहुत ज़्यादा बेकल किया। और उसमें मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो थी इस सब्जेक्ट को लेके, पर्शियन को लेके और उससे